हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है जी इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन दी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड, ये हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये रिलेटेड है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड, जब हम लोग आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रम में या फिर हमारे ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी में इसके क्या इफेक्ट होते हैं या फिर इससे क्या एप्लीकेशन है, हम लोगों को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करना है जी। राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि आइसोटॉप क्या होते हैं। तो आइसोटॉप वो होते हैं दोस्तों जिनका जो है एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट उनका एटॉमिक मास जो होता है या है ना, एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर ये हमारा है नॉर्मल सा, ये हाइड्रोजन है जिसे हम लोग प्रोटियम कहते हैं। जब हम लोग इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा ड्यूटेरियम, और फिर से एक न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है ट्राइटियम। और यहाँ पर इनका जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। राइट। तो यही चीज़ होता है आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन में। जब हम लोग हाइड्रोजन की जगह हम लोग यानी कि ये ड्यूटेरियम को है ना सब्स्टिट्यूट कर दें, या फिर HCl है उसको हम लोग DCl इस तरीके से बना दें, तो हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रम में क्या चेंज होगा या फिर ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा, वो चीज़ हमें अभी डिस्कस करना है इस वीडियो में जी। राइट। तो देख लेते हैं जी इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर, व्हेन अ पर्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप, the resulting substance is identical chemically with the original except for its atomic mass। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, तो जो आइसोटॉप होता है उनमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बस उसका जो मास है वो डिफरेंट होता है। तो जब हम लोग हाइड्रोजन के जगह उसके आइसोटॉप यानी कि ड्यूटेरियम ले रहे हैं, तो जो उसका जो क्या कहना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगा, बस उसका जो मास है वो चेंज हो जाएगा। राइट। इट इज़ जनरली अज्यूम दैट द बॉन्ड लेंथ डज नॉट चेंज ऑन द आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन होता है उनमें इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं होता, इसमें कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता जी, है ना। जैसे कि यहाँ पर HCl है और हम लोगों ने DCl यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, तो इनके जो बॉन्ड लेंथ है उनमें हमें चेंज नहीं देखने को मिलेगा, बस चेंज देखने को मिलेगा कहाँ, एटॉमिक मास में हमें चेंज देखने को मिलेगा जी। राइट। अब तीसरा पॉइंट देखिए, देयर इज हाउ एवर अ चेंज इन टोटल मास एंड हेंस इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड रोटेशनल या फिर रोटेशन कांस्टेंट B ऑफ द मॉलिक्यूल, इनमें हमें चेंज देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ से आया वो चीज़ देखिए। तो जैसे कि हम लोगों ने इस वाले वीडियो में डिस्कस किया फ्रेंड, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन वाले वीडियो में, तो ये जो I है और जो B है, यहाँ पर I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, B जो है वो रोटेशनल कांस्टेंट है, वो हम लोगों ने यहीं से डिराइव किया है इसी वाले इक्वेशन से। और ये जो बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन है हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये हम लोग रोटेशनल लेवल और उसके एनर्जी गैप के बारे में समझने के लिए हम लोग बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन का यूज़ करते हैं जी। ये उसी का ये एक्सप्रेशन है, एनर्जी एक्सप्रेशन, जहाँ पर EJ जो होता है वो एनर्जी ऑफ जेथ रोटेशनल लेवल होता है। मतलब यहाँ पर इस तरीके से लेवल्स होते हैं ना जी, रोटेशनल लेवल। यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया G इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3 एंड J इज इक्वल टू 4। इस तरीके से रोटेशनल लेवल होता है, ये वही है। और यहाँ पर J जो है वो दोस्तों ये रोटेशनल क्वांटम नंबर है, ये क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है। राइट। और B जो है वो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है, जहाँ पर B इज इक्वल टू होता है h² अपॉन h पाई स्क्वायर I होता है। यहाँ पर I भी इंडिपेंडेंट अपना वैल्यू रखता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू R स्क्वायर होता है। अब और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और म्यू क्या है, हमारा रेड्यूस मास है जी। राइट। और ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो टर्म्स है ये आगे आप लोगों को इसको इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन को समझने में ये हेल्प करेगा। अब सेकंड है इसमें जी एनर्जी गैप। तो ये एनर्जी गैप क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है डेल E इज इक्वल टू 2BJ+1। तो कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पर कोई एटम है, जब हम लोग इसमें फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे तो ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इस तरीके से जंप करेगा, और इतना एनर्जी होना चाहिए कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट ये जंप कर सके, उतना एनर्जी हम लोग इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना एनर्जी EJ इज इक्वल टू BJ+1, इतना एनर्जी हम लोग इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तब ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ये जंप करेगा।
अब ये एनर्जी गैप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 0 से हमें 1 तक इसे ट्रांजिशन हमें देखना है, तो इसका एनर्जी गैप कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा J और ये क्या हो गया हमारा J+1। तो देखिए हम लोग यहाँ इस फॉर्मूले में यहाँ पर मान रख देते हैं। तो देखिए ये 2B हो गया, J+1 क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर रख दे तो सिंपल यहाँ पर 2B। और उसके बाद हमें 1 से 2 तक का ट्रांजिशन देखना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर से फॉर्मूले में यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसको रख दिया। तो देखिए 2B है, उसके बाद J+1 क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 4B। इसी तरीके से 6B 8B इस तरीके से निकलते जाता है। अब तीसरा चीज़ है इसमें स्पेसिंग। तो स्पेसिंग क्या है और कुछ नहीं कि ये दो एनर्जी लेवल के बीच कितना स्पेस है वो चीज़ है। तो यहाँ पर कितना की स्पेस है 2B है ना। तो ध्यान रखिएगा जो स्पेसिंग होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में तो हमेशा क्या होता है 2B है ना, क्या होता है 2B है ना। दोनों सभी के बीच में कितना गैप है 2B का स्पेसिंग है इसमें। तो यही चीज़ है स्पेसिंग बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन। यहाँ पर ये तीनों चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो टर्म्स है ये तीनों टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए Thus the molecules having different isotope of the same element exhibit different spectra। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम यूज़ कर रहे हैं जी, तो इसका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो तो डिफरेंट होगा, राइट। उसके बाद आगे देखिए सिंस द मासेस ऑफ द आइसोटोप आर डिफरेंट है ना, सिंस द मासेस ऑफ द आइसोटोप आर डिफरेंट हेंस रेड्यूस मास म्यू एज वेल एज फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड रोटेशनल वुड भी डिफरेंट है ना। क्योंकि भैया आइसोटोप का मास डिफरेंट है तो रेड्यूस मास भी तो डिफरेंट होगा जी, या उसका बढ़ेगा रेड्यूस मास, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब रेड्यूस मास चेंज हो रहा है और रेड्यूस मास किसके इज इक्वल टू होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है जी। यहाँ पर देखिए तो जब ये इंक्रीज हो रहा है तो आई भी इंक्रीज होगा। अब आई इन इंक्रीज हो रहा है तो ये रोटेशनल कांस्टेंट क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये ध्यान दीजिए क्या चेंज हो रहा है इसमें, इफेक्ट क्या हो रहा है जब हम लोग आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो जब हम लोग आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो इसका रेड्यूस मास इंक्रीज हो रहा है। अब रेड्यूस मास इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज हो रहा है, बट इसका जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है जी, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे देखिए Assuming harmonic vibration of each species, the rotational constant would change because I would be different है ना। rotational constant change होगा, rotational constant means B है ना, वो चेंज होगा क्योंकि जो I है वो चेंज हो रहा है या डिफरेंट हो रहा है क्योंकि reduce mass चेंज हो रहा है, राइट। उसके बाद आगे देखिए as a consequence two species would give two superimposed bonds with their origins slightly shift from one another and the lines in the fine structure appear as doublet। कहने का मतलब ये है जब इसमें अब हम लोग आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। ये हमारा है हाइड्रोजन के लिए, अगर इसमें ड्यूटेरियम हुआ तो इस तरीके से हम लोगों को एक सुपर इम्पोज्ड हम लोगों को ये बैंड देखने को मिलेगा स्लाइटली शिफ्ट है ना। इस तरीके से ये क्या हो गया, ये ड्यूटेरियम के लिए है इस तरीके से, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में लिया है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कार्बन 12 यूज़ किए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने उसके आइसोटोप कार्बन 13 यूज़ किए हैं। तो इसका जो स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा वो स्लाइटली इस तरीके से शिफ्ट होगा, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है सच डबलेट हैव बीन एस्टेब्लिश एंड दी आइसोटोपिक शिफ्ट इन दी लाइन मेजर है ना। हम लोगों को इस तरीके से शिफ्ट लाइन देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हो गया जी हमारा आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जांपल के जरिए से। तो देखिए ऑन पासिंग फ्रॉम कार्बन 12 O16 टू कार्बन 13 O16 देयर इज एन इंक्रीज इन मास एंड हेंस डिक्रीज इन बी। बी क्या है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो हमारा बी का वैल्यू है ये ज़्यादा होगा और बी डैश ये किसके लिए है, ये कार्बन 13 के लिए है। ये भी रोटेशनल कांस्टेंट है, रोटेशनल कांस्टेंट ये भी है, लेकिन ये कार्बन 13 के लिए रोटेशनल कांस्टेंट है। दिस चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है इस तरीके से हमें शिफ्टेड लाइन देखने को मिलेगा। इसमें भी स्पेसिंग सेम रहेगा, लेकिन हम लोग इसमें क्या कहेंगे, इसमें हम लोग इसको अलग से लिखने समझने के लिए यहाँ पर डैश यहाँ पर लगा दिए हैं
ये रेड पेन से जो लिखा हूँ वो कार्बन 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये जो है हमारा लाइंस जो है, रोटेशनल लाइन जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन 12 लिया है। इस तरीके से जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो इस तरीके से हम लोगों को इसमें कम फ्रिक्वेंसी यूज़ करना पड़ता है, इसको एक्साइटेड स्टेट में या एनर्जी लेवल को इस तरीके से पार कराने में, कार्बन 13 के केस में, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को शिफ्टेड लाइन जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है वो हमें देखने को मिलता है जी, राइट। तो देखिए, सो दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ द हेवियर स्पीसीज, ध्यान दीजिए, सो दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ द हेवियर स्पीसीज एक्सेबिट स्मॉलर, है ना। और किससे, जो लाइटर होता है, जो हमारा कार्बन 12 है, उससे जो इसका स्पेक्ट्रम होता है वो स्मॉलर होता है। सेपरेशन बिटवीन दी लाइंस टू बी डैश देन दैट ऑफ दी लाइटर बॉन्ड्स, है ना। तो ये ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे देखिए, ट्रांजिशन ड्यू टू हेवियर मॉलिक्यूल्स आर शोन डैश ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस डिक्रीज सेपरेशन हैड लेड टू दी डिटर्मिनेशन ऑफ दी प्रिसाइज एटॉमिक मास, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों से बी डैश इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन 13 वाले के केस में, और 2b हम लोग इस तरीके से कार्बन 12 वाले के केस में इस तरीके से करते हैं। और इसका जो सेपरेशन होता है वो, इसका जो होता है वो स्मॉलर होता है। इस तरीके से हमें शिफ्टेड लाइन देखने को मिलता है। और वही हम लोग बात करें इसके एप्लीकेशन का, तो ये जो स्पेक्ट्रा होता है, जो हमारा रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा होता है, वो यूज़फुल होता है इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, है ना। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है वो चेंज नहीं होता है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में। तो ये इसका जो है वो दोस्तों एप्लीकेशन है। और हम लोग किस तरीके से और एक एप्लीकेशन बता सकते हैं कि जब हम लोग H2O एंड D2O के केस में बात करते हैं, अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो हम लोग इसको इजीली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। अगर H2O के हम लोग ले रहे हैं और उसमें कुछ बूंद D2O का है, तो हमें इस तरीके से स्लाइटली इस तरीके से स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलेगा जी, है ना। डॉटर स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा अगर उसमें D2O प्रेजेंट हो। तो देखिए यहाँ पर, वी कैन सेपरेट आइसोटोप लाइक इफ D2O इज मिक्सड इन H2O, देन वी कैन ट्रेस इट्स थ्रू रोटेशनल स्पेक्ट्रा, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं अगर हमारे H2O में D2O हो तो, राइट। तो ये था फ्रेंड हमारा इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। सो आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।